देखिए, बैठक जो हम लोगों ने किया वो दो हिस्सों में किया। एक जो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ बातचीत हुई, और दूसरा जो पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं उनके यूनियन के साथ, उनके यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बात की। सरकार को ये एग्जामिनेशन वाला जो प्रोसेस सरकार ने लाया है, इसके बजाय सरकार को चाहिए था कि अगर एग्ज़ाम लेना था आपको तो पहले आप कहते। इतने समय से सरकार टाल रही थी इसको, तारीख पे तारीख दे रही थी, बाद में कहा जा रहा है, तो बगैर एग्जामिनेशन का आप लेते, बाकी सब चीज़ ठीक था उसमें। शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, उनसे गैर शैक्षणिक कार्य भी लिए जाते हैं, तो हमें लगता है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। जब तक उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल रहा था तब तक वो ठीक थे सरकार की नज़र में, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, हमें सारे अधिकार दीजिए, तो आप अचानक से क्वालिटी का सवाल बन गया आपके लिए। एक शिक्षक का कैटेगरी वो बनेगा जो बीपीएससी परीक्षा पास कर जाएगा, क्योंकि उनकी सैलरी पहले की जो परमानेंट शिक्षक हैं उनके बराबर नहीं होगी, तो एक कैटेगरी होगा, उनका वेतनमान उस तरह की नहीं होगी। दूसरा है जो इसमें फेल करेंगे, लेकिन फेल करने के बावजूद वो पढ़ाएंगे, तो बच्चे तो यही कहेंगे भाई ये शिक्षक हमको पढ़ा रहे हैं और ये फेल है, तो ये तो शिक्षकों का अपमान भी है, और एक कैटेगरी भी बनेगा जो फेल शिक्षक रहेंगे। ये दो मॉडल है हमारे सामने, दिल्ली और केरला, और दोनों ही जगह के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर है। तो इसलिए बेहतर है कि अचानक से आपने ये नहीं कह दिया कि भाई हम सारे शिक्षकों का एग्जाम लेंगे और जो पास करेंगे उनके लिए हम ये पेमेंट रखेंगे। सवाल उठ रहा है ना कि आप 20 साल से ऐसे शिक्षकों से क्यों पढ़वा रहे थे जिनका टैलेंट पे आपको डाउट था। तो ये सरकार के नियोजन इकाइयों के ऊपर सवाल है। अगर ये मामला है तो सरकार बिहार की जनता से माफ़ी मांगे। अभी हम फिर से विधायक जी के साथ बैठे हुए हैं, वही विधायक जी जो बिहार में अभी पॉपुलर चेहरा बनकर उभर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, या फिर 7वीं चरण से जुड़े हुए जो भी शिक्षक है उनके लिए हम बातें करने का प्रयास करेंगे। जो 15 तारीख के इन्होंने बैठक किया बिहार के तमाम जितने भी नियोजित शिक्षकों के नेता के साथ, या फिर बिहार के तमाम जो भावी शिक्षक 7वीं चरण के अंतर्गत सीटेड पीटेड एस्टेट है उनके साथ जो बैठक किया, क्या उनके बाद क्या निर्णय निष्कर्ष निकल कर आ रही है इस बैठक के बाद? क्या कुछ वाकई में कुछ संशोधन होगी, कुछ नियमावली में परिवर्तन होगा, स्मार्ट सैलरी क्या है, सिलेबस कब आ रही है, तमाम प्रकार के जो कुछ भी जानकारी होगी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, खासकर सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर 15 तारीख को बैठक किए, इस बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रही है, क्या जानकारी मिली? देखिए, बैठक जो हम लोगों ने किया वो दो हिस्सों में किया। एक जो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ बातचीत हुई, और दूसरा जो पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं उनके यूनियन के साथ, उनके यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत हुई। और दोनों ही हिस्सों में छात्रों का भी मानना था, पूर्व शिक्षकों का भी मानना था कि जो सरकार ने नियमावली तो लाया है ये काबिल तारीफ़ है, इसमें कई सारी मांगें जो है वो पूरी की गई है, लेकिन उसका जो एक क्लॉज है जिसमें परीक्षा लेने की बात कही जा रही है उसके विरोध में लोग हैं। तो हम लोग तो इस मामले को, इस मांग को सरकार तक पहुँचाए हैं। सरकार को चिट्ठी दिया गया है, मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी दिया गया है, और हमने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर हम बातचीत करना चाहते हैं। 7वें चरण के बाद मामला ये है, 7वें चरण की बहाली का, कि आप जब लंबे समय से इनको इंतज़ार करवाएं, और सिर्फ इनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार के करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो बगैर शिक्षकों के स्कूल में जा रहे हैं, तो उनकी चिंता मुझे ज़्यादा है। हम लोग जब अपने इलाके में जाते हैं, स्कूलों के भीतर जाते हैं, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब शिक्षक ही नहीं है तो फिर शिकायत क्या, किससे क्या करें। तो इसलिए शिक्षक बहाली बहुत ज़रूरी था, बहुत अर्जेंट वो ज़रूरत है। तो इसलिए सरकार को ये एग्ज़ामिनेशन वाला जो प्रोसेस सरकार ने लाया है, इसके बजाय सरकार को चाहिए था कि अगर एग्ज़ाम लेना था आपको तो पहले आप कहते। इतने समय से सरकार टाल रही थी इसको, तारीख पे तारीख दे रही थी, तो सरकार पहले कहती। अगर पहले नहीं कहा गया और अब इस बात को कहा जा रहा है, तो बगैर एग्ज़ामिनेशन का आप लेते, बाकी सब चीज़ ठीक था उसमें। तो एक तो ये मामला है। जो शिक्षकों का मामला है, जो पूर्व नियोजित बिहार में 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक हैं, जो पिछले 20 सालों से बिहार के भीतर पढ़ा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, उनसे गैर शैक्षणिक कार्य भी लिए जाते हैं, तो हमें लगता है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। छात्रों में एक हिस्सा है जो चाहता है कि एग्ज़ाम हो, एक हिस्सा चाहता है कि एग्ज़ाम ना हो, लेकिन शिक्षकों के भीतर सभी लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो। और शिक्षकों वाला मैटर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही सरकार, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, पिछले 17 साल से बिहार में मुख्यमंत्री आप हैं, और आपके ही समय में रहते हुए तमाम शिक्षक नियोजित हुए थे। सरकारी नियोजन इकाइयों के माध्यम से उनका नियोजन हुआ। तो जब तक वो नियोजित थे
जब तक उनको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिल रहा था तब तक वो ठीक थे सरकार की नज़र में। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए, हमें सारे अधिकार दीजिए, तो आप अचानक से क्वालिटी का सवाल बन गया आपके लिए। दूसरी बात यह है कि किसी भी स्कूल के भीतर, किसी भी संस्था के भीतर आप ज़्यादा हायरार्की बना देंगे, श्रेणीबद्धता अगर ज़्यादा ला देंगे तो दिक्कत होगी, वहाँ का लोकतंत्र कमज़ोर होगा और वहाँ की फंक्शनिंग पे असर उसका दिखेगा। अभी बिहार के स्कूलों में 3 तरह के शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं। एक शिक्षक वो हैं जो अतिथि शिक्षक हैं, दूसरे हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, और तीसरे जो हैं परमानेंट शिक्षक हैं। 34,400 कुछ की जो बहाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो ये 3 हायरार्की अभी बना हुआ है। अब आप बीपीएससी की परीक्षा लेंगे तो बीपीएससी की परीक्षा लेने के बाद एक शिक्षक का कैटेगरी वो बनेगा जो बीपीएससी परीक्षा पास कर जाएगा, क्योंकि उनकी सैलरी पहले की नियोजित जो परमानेंट शिक्षक हैं उनके बराबर नहीं होगी, तो एक कैटेगरी होगा, इनका वेतनमान उस तरह की नहीं होगी। दूसरा है जो इसमें फेल करेंगे, लेकिन फेल करने के बावजूद वो पढ़ाएंगे, तो बच्चे तो यही कहेंगे भाई ये शिक्षक हमको पढ़ा रहे हैं और ये फेल है। तो ये तो शिक्षकों का अपमान भी है। और एक कैटेगरी भी बनेगा जो फेल शिक्षक रहेंगे, और तीसरे वो बनेंगे जो नियोजित है लेकिन वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमें कुछ और तैयारी करनी है। तो इतना ज़्यादा लेयर्स जो बन रहे हैं स्कूलों के भीतर इस परीक्षा के लाने से, ये स्कूलों के डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये शिक्षकों के बीच में आपसी भेदभाव वाला एक आधार बनेगा, तो इससे आपका शिक्षा प्रभावित होगा। क्वालिटी की बात से किसी को परहेज ही नहीं, क्वालिटी आपको बढ़ाना है, तो ये तो लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। जैसे क्वालिटी अगर सरकार को बढ़ाना है, जैसे दिल्ली में हुआ पिछले दिनों, जैसे केरल में हुआ कि वहाँ के जितने शिक्षक थे सरकार ने उनको विभागीय ट्रेनिंग दी, उनको लगातार ट्रेनिंग देकर के उनको ट्रेंड किया गया और उनका वेतनमान फिक्स किया गया, बढ़ाया गया, सैलरी उनका आकर्षक बनाया गया। तो ये 2 मॉडल है हमारे सामने, दिल्ली और केरला, और दोनों ही जगह के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर है। तो इसलिए बेहतर है कि अचानक से आपने ये नहीं कह दिया कि भाई हम सारे शिक्षकों का एग्जाम लेंगे और जो पास करेंगे उनके लिए हम ये पेमेंट रखेंगे। आपने सबको ट्रेंड कर दिया, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना है, तो इसका ट्रेनिंग आपने दी। तो बिहार की सरकार को अगर चिंता है तो लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड्स हैं, जैसे आप जानते हैं कि बिहार में 20 साल से जो शिक्षक हैं, खास करके महिलाएं, उनका आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ। अब वो किसी एक जगह पे चयनित वो हो गई नियोजन इकाइयों में। अब मान लिया कि कोई महिला यहाँ की है, पटना की है, और उसका दरभंगा में सिलेक्शन हो गया, अब वो प्रतिदिन दरभंगा से आना जाना उनका हो रहा है। तो एक व्यक्ति को जो शिक्षक हैं, ऐसे माने हज़ारों लोग हैं जो 5-5 घंटे ट्रैवल करके अपने स्कूल पहुंच रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं। तो उनकी मांग थी, लंबे समय से मांग थी, सरकार के सेवा शर्त नियमावली 2020 में इसका प्रावधान भी था कि उनका हम स्थानांतरण करेंगे। आप इसको कर दीजिए, आप नियमित ट्रेनिंग दीजिए, आप स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर दीजिए। ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी नियमित ट्रेनिंग के साथ, तो आपकी क्वालिटी में इजाफा हो जाएगा। अभी जो प्रावधान सरकार कर रही है, आप समझिए कि जो 1ली से 5वीं तक के शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं और 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई करने में हो सकता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब आप उनको बीपीएससी की एक परीक्षा में बैठा देंगे, वो तो 1ली से 5वीं तक के एक्सपर्ट हो चुके हैं, या वो 10वीं तक का अगर कोई माध्यमिक का सपोज कीजिए वो हिंदी का शिक्षक है, हिंदी पढ़ा रहा है वो, तो वो हिंदी का जो सिलेबस है वो 20 साल से 15 साल से 10 साल से अगर पढ़ा रहा है तो वो तो उसमें एक्सपर्ट है। तो आप लेकिन बीपीएससी से तो वो सवाल नहीं उससे पूछेंगे, आप सवाल पूछेंगे कुछ और, स्नातक स्तर का आप सवाल पूछेंगे, निगेटिव मार्किंग की बात आप कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सारे शिक्षक जो योग्य हैं, जो पूरी मेहनत के साथ अपने काम को कर रहे हैं, वो कहाँ टिक पाएंगे? तो उनके लिए तो इंसल्टिंग है, और न सिर्फ शिक्षकों के लिए इंसल्टिंग है बल्कि सरकार के लिए भी ये इंसल्टिंग है। ये तो सवाल उठ रहा है ना कि आप 20 साल से ऐसे शिक्षकों से क्यों पढ़वा रहे थे जिनका टैलेंट पे आपको डाउट था? तो ये सरकार के नियोजन इकाइयों के ऊपर सवाल है। अगर ये मामला है तो सरकार बिहार की जनता से माफ़ी मांगे कि हम आपको 20 साल से गलत शिक्षकों से पढ़वा रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये तमाम चीज़ों को हम लोगों ने एक फ्रेम में रखा है और सरकार को कम्युनिकेट किया है कि इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं, हमको समय दिया जाए, और हमने अपनी मांग कह दी है। हमने मांग कही है कि आपको शिक्षा विभाग को अगर दुरुस्त करना है तो उसका ये क्राइटेरिया नहीं, ये दिखावटी बात है। जैसे मैं बार बार ये कहता हूँ कि बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था जितनी खराब है, जितनी बर्बाद है, उससे कई गुना ज़्यादा बदनाम है। आप देखिए कि शिक्षक नहीं है वो एक तो बड़ा कारण है ही। दूसरा है कि
एक साजिश के तहत सरकारी स्कूलों को बदनाम किया जाता है। और यही कारण है कि बीच बीच में आप देखते होंगे सोशल मीडिया में या कई बार किसी न्यूज़ चैनल पे आता है कि किसी महिला टीचर को टारगेट, एक शिक्षक जो है वो किसी बोर्ड पे गलत स्पेलिंग लिखा, 4 लाख शिक्षकों के बीच में आप 1-2 एग्जाम्पल उठाते हैं और उसको इतना पॉपुलराइज करते हैं कि लोगों के कॉमन सेंस में चला जाता है कि शिक्षकों को कुछ आता ही नहीं, जबकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे जो बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। तो ये इसलिए होता है ताकि पुश किया जा सके बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ। शिक्षा के निजीकरण का जो सरकार का ऊपर से एजेंडा चल रहा है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो ये एक साजिश है, इसको समझना चाहिए। सरकार अगर क्वालिटी में सुधार चाहती है तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग लिखित में सरकार को दे रहे हैं, तो इस पे सरकार विचार करे, हम तो यही चाहेंगे। और दोनों ही मामलों में, 7वें चरण की बहाली के मामले में भी सरकार तत्काल बहाली शुरू करे, और दूसरा है कि नियोजित शिक्षकों का बगैर किसी एग्ज़ाम के, बगैर किसी शर्त के उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। जैसे ही आप एक शिक्षक को सम्मान देते हैं, जैसे ही आप उनको एक सम्मानजनक वेतन देते हैं, वैसे ही अपने काम के प्रति उनका जो लगाव है वो बढ़ जाता है। और यही आज की ज़रूरत है कि उनको अपने काम में मन लगे, ये हम कहना चाहते हैं। अच्छा, आप जितने अभी आपने बातें किया वो सारा बातें खासकर नियोजित शिक्षकों के ऊपर मुख्य बिंदु था। 7वें चरण के लिए कहा जा रहा है कि अगर वाकई में बीपीएससी से हो रहा है तो सिलेबस की क्या अनुमान है, क्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक पहले आ रही है, प्रारंभिक आ रही है, इसके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो सर। देखिए, सिलेबस की बात पहले तो मैं चाहता नहीं हूँ कि इस बहाली को ऐसे फंसाया जाए। दूसरी बात है कि अगर सरकार अड़ी हुई है इस बात को लेकर के कि हम परीक्षा लेंगे ही, तो ये कियोस्क की स्थिति क्यों पैदा हुई? आप जब नियमावली तैयार करके आपने रिलीज़ किया तो उसी समय आपको सिलेबस रिलीज़ करना चाहिए था, ताकि छात्रों के बीच में एक क्लियरेंस रहे। आपको अनाउंस उसी समय करना चाहिए था कि भाई शिक्षक की बात अलग कर रहे हैं और बाहर छात्रों की बात हम अलग कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आकर के एक कियोस्क की स्थिति इसलिए बनी। पहले से जो पहले की जो नियोजन प्लानिंग सरकार की थी, कैसे हमको लोग इनकी नियुक्ति करनी है, तो उस समय ही से बात है कि भाई पहले हम माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बहाली करेंगे। उसका कारण था 6ठे चरण का एक्सपीरियंस। 6ठे चरण में ये हुआ कि बहाली नीचे से शुरू हुई, तो जो प्राथमिक शिक्षक बने उन्होंने फॉर्म डाला था माध्यमिक का भी और उच्चतर माध्यमिक का भी, तो ये पहले प्राथमिक में नियुक्त हो गए। माध्यमिक में जब इनकी नियुक्ति हुई तो नीचे वाले पद को छोड़ के ऊपर चले गए, आगे चले गए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा वेतन है, ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो इसलिए नीचे वाले पद खाली हो गए फिर से। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए बहाली ऊपर से शुरू की जानी चाहिए, सबकी मांग है। लेकिन हम मानते हैं कि इसके चलते दोनों के बीच में बहुत गैप नहीं रखना चाहिए सरकार को। एक साथ आप अनाउंस कीजिए सब चीज़ों को। जैसे सरकार अभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए सीट का आमंत्रण मांग रही है, सीट कितने खाली है इसको सरकार मांग रही है जिला से। सरकार को चाहिए कि एक साथ सबकी जानकारी मांग ले, प्राथमिक की भी जानकारी मांग ले, और एक ही साथ सबका विज्ञप्ति ले ले। विज्ञप्ति जब रिलीज करे सरकार तो एक साथ तीनों का करे, उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक, तीनों का एक साथ सरकार विज्ञप्ति जारी करे। हाँ, बहाली आप शुरू कीजिए ऊपर से, ठीक है, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बीच में गैप ना हो, क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं, और क्योंकि आप पुरानी नियोजन इकाइयों को खत्म कर दिए, वहाँ की जटिलता खत्म हो चुकी है। तो इन बहालियों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, यही होना चाहिए। क्या ये जो प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, अभी आपने बताया कि हम चाहते हैं कि पूरा एक साथ हो, क्या अनुमान लगाया जाए कि इस सब का एग्जाम एक ही होगा या फिर कुछ अलग अलग सारे चीज़ों का एग्जाम लिया जाए? यही तो जटिलता इसमें बना हुआ है, ये अभी तक ये जटिलता, कन्फ्यूजन भी है, और इसको कैसे करेगी सरकार ये समझ में नहीं आ रहा है। आप एक ही तरह के सवाल सब अलग अलग विषय के शिक्षक के साथ कैसे पूछिएगा? ये बड़ी बात। किसी ने अपनी पूरी पढ़ाई, किसी ने अपना +2 साइंस से किया है, किसी ने आर्ट्स से किया है, आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, साइंस में भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, किसी ने स्नातक अपना किसी और सब्जेक्ट में किया, किसी ने और में किया है, किसी ने मास्टर्स किसी और में किया है। तो आप सबको तो एक तराजू पे नहीं तोलेंगे। किसी को +2 को पढ़ाना है, किसी को 9th-10th को पढ़ाना है, किसी को 1ली से 5वीं तक पढ़ाना है, तो सबके लिए फिर आपको अलग अलग सवाल बनाना पड़ेगा। तो ये पूरी तैयारी के साथ सरकार को इसको लाना चाहिए था, अभी बहुत हड़बड़ी में लाया गया है, और इसीलिए हम तो बार बार ही कहते हैं कि इस बहाली को आप एज इट इज़ होने देते, जो आपने तय किया था पहले नियम। हाँ, आप 6ठे में जो सुधार करना था आपने किया था शुरुआत में, उसी पे होने देते, और फुल फ्लेजेड तैयारी के साथ आप बाद में इसको करते। इसका अनाउंसमेंट 6 महीना साल भर पहले होता तो ज़्यादा सुविधा होती लोगों को तैयारी करने में। जैसे जो स्टेट अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो स्टेट के छात्रों का एक हिस्सा है जो चाहता है कि भाई सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम हो, उनकी भी मांग सही है, क्योंकि उनको पढ़ाना है। मान लिया अगर हमको पढ़ाना है कंप्यूटर साइंस
हमने दक्षता हासिल की है कंप्यूटर साइंस में, और हमसे आप मैथमेटिक्स पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? वैसे ही तो हमको तो पढ़ाना है, जो उसमें हम पारंगत है तो उसी को तो हमको पढ़ाना, तो उसी का टेस्ट लीजिए कि हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए, और कुछ छात्रों का मानना है कि हम तो चूंकि पहले से ही दे चुके हैं अपना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, तो अब जनरल कंपटीशन लीजिए, वहाँ से आप IQ टेस्ट कीजिए लोगों का। तो इसमें जटिलताएं कई है, सरकार को इसको बहुत स्पष्ट करना चाहिए। जो सरकार कह रही है कि जो CSET का एग्ज़ाम हुआ था उसमें धांधली हुई थी, तो धांधली अगर हुई थी तो आप कार्रवाई कीजिए, जहाँ जहाँ पे सेंटर में गड़बड़ी आपको लिए आप FIR दर्ज कीजिए। मैं मानता हूँ कि देखिए, परीक्षाओं के भीतर किसी बहाली के भीतर अगर गड़बड़ी हुई है तो सरकार को बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए, और उसमें टाल मटोल करना, या इस विभाग का जांच वो विभाग करेगा और उस विभाग का जांच ये विभाग करेगा और दोनों विभाग आपस में भाई भाई हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को बचा लेंगे, ये जो एक परिपाटी है इसको बंद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की, क्या ये कंफर्म माना जाए कि जिस प्रकार नियोजित वालों को BPSC लेगा, तमाम 7वीं चरण भविष्य में जो शिक्षकों की बहाली होगी उन्हें भी अब BPSC द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा, ये कंफर्म मान ले? हम क्यों कहेंगे कंफर्म मान लीजिए, तो सरकार कह रही है कि ऐसा ही हम करने जा रहे हैं, तो मैं कंफर्म मान के चलता हूं। अब सरकार की बात मानिए। चलिए सर, ये बात हो गई। अब छात्रों की जो मांग है वो तो हम उठाएंगे, सरकार से तो हम निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, और उसमें जो सही रास्ता है उसकी तरफ सरकार को पुश करने की भी कोशिश करेंगे। अभी आप जो सिलेबस के जो लेकर जो भी बताएं कि कॉमर्स वाले का अब क्या होगा सर? कॉमर्स वाले का अभी तक जो 2 जगह का जो भी है रिजल्ट को शायद रद्द कर दिया गया, परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो उस व्यक्ति से किस प्रकार अब एग्जाम लिया जाएगा? जब उनका रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं तो उनसे कैसे अब होगा? उनके लिए क्या विशेष एग्जाम लिया जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ, कॉमर्स के लोग हैं जो जिनके साथ ये दिक्कत है। और एक और बात है, स्टेट 19 में सरकार ने जो शारीरिक शिक्षक की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट उस समय स्टेट लिया था, उसमें जो लोग पास किए थे उन लोग तो नौकरी कर रहे हैं 1 साल से, उनका भी अलग क्राइसिस है। उनकी मांग है कि उनको सैलरी 8,000 ही क्यों मिलता है, मांग है कि उनको सैलरी 8,000 ही क्यों मिलता है। तो स्टेट 19 में शारीरिक शिक्षक एवं अनुदेशक वाले जो लोग हैं वो स्टेट 19 दे करके नौकरी कर रहे हैं एक अलग क्राइटेरिया से, और उसी स्टेट 19 के बाकी विषय के जो लोग हैं उनको आप एक अलग क्राइटेरिया में पुश कर रहे हैं, तो ये भी लॉजिकल नहीं है। तो इसलिए ये बीच बचाव में गेम बदलने का, खेल के बीच में खेल का नियम बदलने का जो रास्ता है वो बहुत ठीक नहीं लग रहा है देखने में, तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जितना भी कन्फ्यूजन है अभी तक, वो कन्फ्यूजन कब तक खत्म होने की संभावना है? ये तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे या शिक्षा मंत्री जी बताएंगे। अच्छा, शिक्षा मंत्री की आप बात बोले तो एक प्रश्न है सर कि शिक्षा मंत्री कल ही बताए हैं कि हम वेतनमान देंगे, स्मार्ट सैलरी और वेतनमान में क्या अंतर है वो थोड़ा बताएं। स्मार्ट सैलरी और वेतनमान मिलना चाहिए इनको, वेतनमान। और मैं मानता हूं कि पहले से जो स्थायी शिक्षक स्कूलों के भीतर पढ़ा रहे हैं उनका वेतनमान इनको मिले, एक तरह का सैलरी दीजिए ना। ये महागठबंधन का जब घोषणा पत्र आया था तो बहुत खुल करके हम लोगों ने कहा था कि भाई हम लोग तो समान काम का समान वेतन पे यकीन रखते हैं, तो एक ही स्कूलों में किसी को वेतनमान मिलेगा, किसी को कम वेतनमान मिलेगा, किसी को स्मार्ट सैलरी मिलेगा। स्मार्ट सैलरी का क्या मतलब है? स्मार्ट सैलरी का मतलब वेतनमान ही है। और उसको विधायक वाला तो सैलरी नहीं मिलना स्टार्ट हो जाएगा स्मार्ट सैलरी का मतलब। अब वो क्या मिलेगा ये तो सरकार बताएगी, शिक्षा मंत्री बताएंगे कि उसमें क्या उनको सैलरी मिलना है, लेकिन वेतनमान सबको एक जैसा मिलना चाहिए, और उसमें जिनका इंक्रीमेंट जो उनका ज़्यादा समय हुआ उनका पेमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, एक मेरे मन में ये खासकर प्रश्न है कि स्मार्ट सैलरी मैं मानता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे 50,000, एग्जाम्पल के तौर पे सर 50,000 मिलेगा, तो क्या जो नियोजित शिक्षक है उन्हें भी 50,000 मिलेगा, और जो नए तरीका से फ्रेश जो शिक्षक बनकर आएंगे 7वीं चरण के अंतर्गत, क्या उन्हें भी 50,000, दोनों को इक्वल ही दिया जाएगा? मैं ये मान के चलूँ, या फिर दोनों का अलग अलग लेवल है? एक बेसिक होगा, तो बेसिक के बाद जो पुराने शिक्षक होंगे जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, आप उनको वही कैसे देंगे? उनको तो इंक्रीमेंट जोड़ के आपको देना पड़ेगा ना। अंदर एक प्रश्न उठ रहा है, होना जो चाहिए, अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं तो सरकार बताएगी। होना ये चाहिए कि एक बेसिक सैलरी आप तय कर दीजिए, पुराने शिक्षक जो हैं उनका भी एक बेसिक फिक्स हो, और ऑब्वियसली किसी भी शिक्षक का, जैसे कुछ पुराने शिक्षक हैं और उनका पेमेंट आज के समय में ज़्यादा बनता है क्योंकि वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनका इंक्रीमेंट जो होता है हर साल का वो जोड़ के उनका पेमेंट ज़्यादा है। अब आपने वेतनमान फिक्स किया और इंक्रीमेंट उनको नहीं दिया,
तो हो सकता है कि उनको पहले जो सैलरी अब तक मिल रहा था नियोजित होने के बावजूद, उससे कम सैलरी इसमें हो जाए राज्यकर्मी में। तो ये चीज़ भी सरकार को देखना चाहिए कि आप एक बेसिक फिक्स कीजिए, उनका बेसिक वेतनमान कितना मैं तो होगा। कह रहा हूँ कि सर 9300 वाला जो भी पे स्केल ग्रेड पे है ये वाला कर देना। और उसके बाद इंक्रीमेंट जोड़ दीजिए, उनका इंक्रीमेंट के हिसाब से बढ़ा दीजिए पेमेंट। अब जो शिक्षक पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं, जो छठे चरण में जिनकी नियुक्ति हुई है 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी और 20 साल पहले से जो पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी एक तो हो नहीं सकती है। ये तो लॉजिकल भी नहीं है, ये तो कानूनन रूप से भी ठीक नहीं होगा। तो इंक्रीमेंट बेसिक दीजिए और सबका इंक्रीमेंट जोड़ के आप तय कर दीजिए, तो वही करना चाहिए, यही तो नियम होना चाहिए। नियमावली में लिखा गया है कि लिखित परीक्षा लिया जाएगा, इसका क्या मतलब? बात ही तो अब तक वही हो रही है कि लिखित परीक्षा की सरकार बात कह रही है। वही तो कंफ्यूजन है कि सर लिखित परीक्षा होती क्या है? जिसमें आपको कलम का इस्तेमाल करना पड़े, कंप्यूटर का नहीं। अच्छा। और मैं ये देख चुका हूँ कि ऑनलाइन परीक्षा पे लोगों को पहले बहुत यकीन था, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में भी इतनी धांधली है और धांधली की इतनी गुंजाइश हो चुकी है कि उस पर यकीन करना ठीक नहीं है। तो सरकार अपने पूरे सिस्टम को, और आप देखिए हम लोग बिहार में हैं तो लगता है कि बिहार में ही सिर्फ पेपर लीक हो रहा है। कल हम लोग की आईसा की राष्ट्रीय काउंसिल की मीटिंग हो रही थी और उसमें कई राज्यों के जो लोग थे वो ये कह रहे थे, असम जो राज्य है बीजेपी शासित राज्य है, असम में पिछले 5 सालों में कोई ऐसी परीक्षा ही नहीं हुई, मैट्रिक से लेकर इंटर से लेकर के किसी भी बहाली की परीक्षा जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। तो पेपर लीक जो है वो नेशनल फिनोमिनन बन चुका है। हम लोग को लगता है कि सिर्फ बिहार में ही ऐसा है। मध्य प्रदेश में देखिए पिछले दिनों हुआ। अभी मैं तो सर बिहार से हूँ तो बिहार की विशेष बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि बिहार सरकार को और बाकी सब सरकारों को परीक्षा के संचालन के ऊपर विशेष फोकस करके उसको थोड़ा और सुरक्षित करने की गारंटी करनी होगी, और ये स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। ये जो बीच में चूंकि आप 10 जगह पेपर लीक हो जाता है तो बाकी 10 जगह नहीं भी हुआ है तो छात्रों के मन में अंदेशा है कि भाई कहीं ना कहीं सेटिंग हो चुका है। तो ये अंदेशा नहीं हो, इसकी गारंटी करना भी सरकार का काम है। अभी आपकी ये जो इंटरव्यू है पूरा बिहार अभी देख रहा होगा। एक लास्ट प्रश्न है कि क्या CPI-ML को आरजेडी से नहीं बनती है? क्योंकि शिक्षा मंत्री के सामने जैसे ये प्रश्न उठाया गया कि विधायक जी जो CPI-ML के हैं वो कह रहे हैं कि हमसे ये इस नियमावली के बारे में राय लिया ही नहीं गया, क्योंकि जैसा कि आपने बताया पिछले जो 15 तारीख की आपने बैठक किया उस दिन बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस PC आपने किया था, तो आपने PC में कहा कि हमसे पूछा नहीं गया। शिक्षा मंत्री से जब ये प्रश्न किया जा रहा है तो कुछ बोलते ही नहीं है। इसका क्या मतलब माना जाए कि आपके तरफ से जो भी बातें रखा जाता है उनसे वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपसे उनकी बनती नहीं है? ना, बनती नहीं वाली बात नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 7 पार्टियों से इस पे बात हुई है। इसका मतलब वो झूठ बोल दिए। अब क्या बोले आप बताइए। अब हमने कहा कि हमसे बात नहीं, इतना ही तो बात है। उन्होंने अपनी बात कह, या तो सर आप झूठ बोले, नहीं तो वो झूठ बोल दिए। वही बात में हम क्यों झूठ बोलेंगे? हम तो अपनी बात कह रहे हैं कि हमसे बात नहीं हुई है। हमारा पार्टी का तो पोजीशन है ये, जो मैंने अभी इतनी देर में आपको कहा कि न तो नए बहाली के लिए और न तो पूर्व शिक्षकों के लिए हम चाहते हैं कि परीक्षा हो। ठीक, अब ये हमारा पोजीशन है और हम कह दें कि नहीं, हमने सहमति दे दी है पहले कि नहीं आप ऐसे कीजिए, तो ये तो जस्टिफिकेशन नहीं इसका होगा। तो इसलिए हमारी जो मांग है, हमने जो स्टेटमेंट दिया कि हमसे बात नहीं हुई, बस। अब शिक्षा मंत्री इस पर चुप रह गए। अगर आप कह रहे हैं मैं तो देखा नहीं हुई तो ठीक है, तो उनको थोड़ी पता है इस बात को कि कौन क्या है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम ये तो मुख्यमंत्री महोदय आप उनसे जाकर के पूछिए कि बात हुई है कि नहीं हुई है। हम लोग तो बल्कि बाकी जो वामपंथी पार्टियां हैं CPI CPM, उनसे हम लोग की बात हुई है, वो लोग एग्री इस बात पे हैं। कांग्रेस से हमारी बात हो रही है। तो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनसे हम लोग बात करके चाहते हैं कि एक जॉइंट डेलीगेशन महागठबंधन की पार्टियों का हम लोग सरकार से मिले, मुख्यमंत्री महोदय से मिले, बात कहें हम लोग कि ये जो आपने नया लाया है ये स्वागत योग्य निश्चित तौर से है, लेकिन इसमें एक क्लॉज जो है उसको थोड़ा अगर शिथिल किया जाए, अभी उसको छोड़ दिया जाए तो ये अच्छा होगा। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम सबका कंसर्न है। हम लोग चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हो। क्या विधायक जी चाहते हैं कि 23 में सब शिक्षक बन जाए? हम तो चाहते हैं, हम तो 23 में क्या, हम तो लगातार ही उठा रहे हैं सवाल को। आप शिक्षक अभ्यर्थियों से पूछिए कि कभी हम सरकार में हों या विपक्ष में हो, कभी सड़क पर और सदन में बात रखने से हमने कोई परहेज नहीं किया, कहीं हमने परहेज नहीं किया। तो हमारी पार्टी का तो पूरा फोकस इस बात के लिए, हम तो दोनों हिस्सों से कंसर्न है। हमारा ये भी चिंता है कि भाई ये जो लाखों छात्र जो है सड़क पर उतर करके अपनी बात कहना चाह रहे हैं, इनकी मांग सरकार सुने,
और दूसरा हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूलों के भीतर बगैर शिक्षक के पढ़ रहे हैं, उनको उनका अधिकार मिले। हम तो कोरोना के टाइम से ही ये बात कह रहे थे कि कोरोना के बाद जब स्कूल खुले और स्कूलों में जब बच्चे पहुंचे तो वहाँ पे एक शिक्षक का जो पद है, जो शिक्षक की कुर्सी है, वो खाली ना मिले उनको, तब तक सरकार को इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी उसी समय, लेकिन ये नहीं हुआ। देखिए, शिक्षा जो है, मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे देश के भीतर वर्गीय सवाल हो चुका है, क्लास का सवाल हो चुका है। एक खास तरह की सरकारी नीतियाँ इस तरह से लंबे समय से चली और उसमें निश्चित तौर से केंद्र सरकारों का ज़्यादा रोल रहा, वो चाहे पहले की कोई सरकार हो। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी, उससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब भी। इस पर तो आप चाहे तो अलग से एक इंटरव्यू लीजिए कि कैसे जानबूझ करके शिक्षा को एक वर्गीय सवाल बनाया गया। समाज के एक बड़े तबके को, दलितों और वंचितों के जो तबके हैं, उसको जानबूझ करके खराब शिक्षा दी गई, घटिया क्वालिटी की शिक्षा दी गई, और एक चुनिंदा तबके को, पैसे वाले लोगों को बेहतर शिक्षा दिया गया ताकि यही लोग आगे बढ़ता रहे और सोसाइटी के भीतर जो ये दो फाड़ बना हुआ है वो बरकरार रहे, बल्कि वो फाड़ और वो खाई जो है वो और चौड़ी होती जाए। तो ये तो एक वर्गीय सवाल हो चुका है। इस बार सदन में मैंने एक बात कही थी, और देखिए, इससे पहले जो अभी स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी जी, जब वो विपक्ष में हम लोग थे तब भी उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बात कही थी। उन्होंने मांग उठाया था कि भाई, जिसकी राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये उन्होंने मांग की, माननीय जीतन राम मांझी जी ने मांग की, मैंने अपनी पार्टी की तरफ से बात करते हुए सदन के अंदर मांग की, और तीनों लोगों ने, हमने बहुत मजबूती से बात रखी थी। अब सरकार महागठबंधन की है, हम तीनों लोग सरकार के हिस्सा हैं। इस बार मैंने सदन में बात कही कि हम तीनों लोगों ने पिछले साल जब मांग उठाई थी, अब तो हम सरकार में आ गए, तो इस दिशा में सरकार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपके पास मुचकुंद दुबे कमेटी की सिफारिश है। वो सिफारिश ये कह रहा है कि आप जब तक भेदभाव वाली शिक्षा व्यवस्था खत्म नहीं करेंगे तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो ही नहीं सकती है, चाहे लाख कोशिश आप कर लें। तो उस दिशा में सरकार सोचेगी कि नहीं सोचेगी, इस पर जवाब दे दीजिए। लेकिन वही है, सदन के अंदर आप जो भी मुद्दा उठाइए वो भले रजिस्टर हो जाएगा, भले उसका वो एक दस्तावेज में तब्दील हो गया, लेकिन सरकार उस पर रिस्पॉन्ड कर देगी ज़रूरी नहीं है। और सरकार अगर इसको छोड़ देगी अधिकारियों के भरोसे कि अधिकारी इस तरह का कोई प्रपोजल बना के देते हैं कि नहीं देते हैं, तब तो नहीं होने जा रहा है। अधिकारियों का तो अपना क्लास है, उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं बढ़िया से। हम लोग को जनता के बीच में जाना है, नेताओं को जनता से जुड़े हुए रहना है, हम लोग को जनता की चिंता है, जनता का प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा कंसर्न अलग है। मंत्री जी जनता को लीड कर रहे हैं तो उनका कंसर्न अलग है, लेकिन अधिकारी तो इस बात को नहीं कहेगा कोई भी। तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बिहार के अंदर ये जो महागठबंधन की सरकार है, इनको चाहिए कि एक कमेटी विधानसभा के भीतर से, सभी पार्टियों से आप उसमें लोग रख सकते हैं, और एक कमेटी इस तरह का बनाइए जो इसकी संभावनाओं की पड़ताल करे कि क्या ये फिजिबल है कि हम बिहार में कॉमन स्कूल सिस्टम, समान शिक्षा प्रणाली को लागू कर सके। अगर ये लागू हो गया, आप भूल जाइए बाकी सब चीज़। हो सकता है कि 2 साल तक आप सड़क नहीं बनाएंगे, कम बनाएंगे, कुछ पुलें कम बन जाएंगी, कुछ बिल्डिंग्स कम बन जाएंगे, लेकिन ये अगर लागू हो जाता है और इस पर सरकार एक मुफ्त पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है, तब बिहार का विकास सच मायनों में जो रफ्तार पकड़ेगा वो देश के सामने मिसाल बनेगा। तब देश ये सबक लेगा कि नहीं, ये मॉडल हो सकता है। और आज के डेट में जो रूलिंग पार्टी है देश के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी, जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष मिलकर के कोशिश कर रहा है, तब हम सच मायनों में एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। देखिए, ये जो भाजपा है, अभी आप देखिए ना, बिहार में जो नई शिक्षा नीति को थोपा गया है, जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया है, उसमें क्या क्या क्लाउज दे दिए गए हैं। उसमें बच्चों को एक चैप्टर पढ़ना, माने एक कोर्स पढ़ना है, वो मूर्ति पूजा। गजब बात है, मूर्ति पूजा को के लिए पढ़ने के लिए हम कॉलेज जा रहे हैं। आपने तो समाज में हर जगह धार्मिक उन्माद पैदा ही किया हुआ है। जो रामनवमी में पहले लोग सिर्फ ध्वजा बदल करके काम चला लेते थे, आपने उसको एक दंगा पर्व में बदल दिया है। अब आप कह रहे हैं कि हम स्कूलों के भीतर भी, कॉलेजों के भीतर भी मूर्ति पूजा का एक कोर्स पढ़ाएंगे। आप वहाँ पे अंधविश्वास के बारे में पढ़ाएंगे। आप वहाँ हाथ का जो रेखा होता है, उसमें किसका रेखा क्या है, वो कैसे काम करता है, इसको आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो 4 साल का कोर्स आया है, ये तो पूरी शिक्षा व्यवस्था जो बिहार की है, पहले से ही कमज़ोर है, उसको तो पूरी तरीके से ख़त्म कर देने की साजिश है। और बिहार में जो महामहिम आए हुए हैं राज्यपाल, इनका सिंगल एजेंडा है शिक्षा का भगवाकरण, और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसको थोप करके जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको शिक्षा से बेदखल कर देना। जैसे ये जो 4 साल का कोर्स है, इसके बारे में आप जान लीजिए कि पहले साल में जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो सिर्फ पहले साल के लिए ही एडमिशन हुआ।
वो पहले साल के बाद वो उनका मर्जी है कि वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे। हर बार उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। जैसे पहले बीए में था कि आपने एक बार नाम लिखा लिया, आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर करके निकल गए, आपको बीए की डिग्री मिल गई। अब वो सिस्टम नहीं होगा। अब आप पहला साल में एडमिशन लीजिए, आप पास कीजिएगा, आपको एक डिग्री मिलेगी, आप चले जाइए। दूसरे साल में आप दोबारा से एडमिशन लीजिए, वो पास कीजिएगा, तब आपको मिलेगा डिप्लोमा की डिग्री, तब आप चले जाइए। तीसरे साल में अगर आपने रुका वहाँ पे, फिर से एडमिशन लिया, तब आपको मिलेगा बीए पास कोर्स की डिग्री, और उसको लेकर आप निकल जाइए। या चौथे साल में एडमिशन लेकर के और फिर आप ये कीजिए, तब आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ये जो नया बिहार पे थोपा जा रहा है, इस पर आंदोलन भी चलने वाला है। तो ये तो शिक्षा में मल्टीपल एग्जिट पॉइंट आप बना रहे हैं। ये जो शिक्षा को जड़ से खत्म कर रही है। और इसमें शुरुआती 2 साल, जैसे आप सपोज कीजिए कि आपने हिस्ट्री से डिप्लोमा की डिग्री कर ली, लेकिन 2 साल में आपने डिप्लोमा किया, लेकिन इस 2 साल में आपने हिस्ट्री पढ़ाई नहीं की। आपका बहुत छोटा सा हिस्सा आपने पढ़ा। आपको 2 साल में पढ़ा दिया गया संस्कृत, आपको पढ़ा दिया गया मूर्ति पूजा, आपको पढ़ा दिया गया खगोल शास्त्र, आपको पढ़ा दिया गया ज्योतिष शास्त्र, आपको पढ़ा दिया गया भारतीय परंपरा, आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया गया संस्कृत। ये सब करके आप थोड़ा सा ही इतिहास पढ़े और आप कहलाएंगे डिप्लोमा इन हिस्ट्री। आप बीए पास कोर्स पढ़ लिए, लेकिन आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ाई के भीतर गहराई को खत्म करने की साजिश इसमें एक तो है, ताकि जो छात्र हैं उनका रिसर्च ओरिएंटेशन खत्म हो जाए। कोई बच्चा अगर डीप नॉलेज ले लेगा ग्रेजुएशन के भीतर हिस्ट्री का, तो वो चाहेगा कि हम हिस्ट्री से रिसर्च करें। तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत डेंजर चीज़ें आ रही हैं। हम तो चाह रहे हैं कि सरकार, बीजेपी की जो सरकार है और बीजेपी से यहाँ पे लाए गए जो राज्यपाल हैं, वो बहुत मुस्तैदी के साथ इस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार इस पर नज़रअंदाज करती रहेगी, खामोश बैठी रहेगी, इसको दरकिनार करके ऐसे बैठी रहेगी, तो शिक्षा व्यवस्था जो पहले से ख़त्म है वो और ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे विचार करने का ज़रूरत है। तो हम तो सरकार को सारा बात से अवगत कराना चाहते हैं। हम लोग का तो यही रोल है आज के समय में। वाले पार्टी तो यही कर रहे हैं, हम लोग तो यही कर रहे हैं। देखिए, आज का इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला सर, लेकिन जो कुछ भी कन्फ्यूजन था नियमावली के ऊपर हो या फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, कैसे किस प्रकार से ग्रेजुएशन का कोर्स लाया गया है 4 वर्ष का, उसके ऊपर हमने बात करने का प्रयास किया। चाहे नियोजित शिक्षकों उनके लिए भी बात करने का प्रयास किया। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। एनसीपी या फिर जागो बिहार देख रहे हैं तो दोनों जगह जुड़े हुए रहिएगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।